नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। दीपावली से पूर्व धान खरीदी करने किसानों ने लगाई गुहार। बसंतपुर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई। साढ़े 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे पर्वतारोहियों ने लहराया तिरंगा। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर नहीं होगा जुलूस का आयोजन। और गुलजार होने से पहले ही बदहाल हुआ हाट बाजार। अब खबरें विस्तार से। जिले में धान कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपनी उपज को बेचने के लिए दीपावली पूर्व धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों को कर्ज लेकर त्योहार मनाने की नौबत आ रही है, जिससे किसान दीपावली पूर्व 1 नवंबर से धान खरीदी की गुहार लगा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में इन दिनों कई किसान धान की फसल कटाई में जुटे हुए हैं। वहीं मिंजाई का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं आगामी दीपावली त्यौहार के खर्च के लिए मजबूरन किसानों के सामने कर्ज लेने की स्थिति आ गई है, तो कुछ किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती तो धान कटाई और मिंजाई के लिए लिया गया कर्ज भी अदा हो जाता और दीपावली त्यौहार का उत्साह भी बरकरार रहता। हमला पैसा के ज़्यादा तकलीफ होत है अभी, धान कटाई नहीं हो है अभी। कब ले चालू हो जाए धान कटाई? अब धान कटाई अब कल से चालू हो जाए। तो अभी सामने दिवाली त्यौहार है, कैसे करूँ बताओ? अब मैं दिवाली त्यौहार पर मिल नहीं सकन हम अनहा पैसा कंट्रोल ही है एकदम। अभी तो कटाई छल लगे है कि ना, अब पैसा कंट्रोल त्यौहार हमन का में मानबो भाई। तो सरकार ला का बोलना चाहते हो? सरकार ला पैसा हमारे खाता में डालना चाहिए। अभी तो बीमा है तो दे नहीं है तो हमन का में त्यौहार मानबो। और अभी समस्या बहुत बड़ी ये है कि जो अभी पेमेंट नहीं होते धान के, और 1 महीना बाद खरीदी, अभी धान लोग कटाई चालू है हमारे मन के, हम दिवाली कैसे मनाबो, ये समस्या है। लोग लेकर के बाल बच्चा के बहुत अव्यवस्था है भाई। और 1 में चालू हो जाती है नवंबर की, तो अब बढ़िया शांतिपूर्ण से दिवाली हो जाए। अब 1 दिसंबर के वो होते, 1 महीना लेट है, तो आदमी की दिवाली और बहुत सारा काम है, खेती काम अभी बहुत बचे होना है। सरकार ला का बोलना चाहोगे? सरकार पारदर्शी है, देखना चाहिए सरकार ला भाई। नहीं इस प्रकार से जो होते ना बहुत अन्याय होते, किसान के ऊपर अत्याचार होते, ये बहुत गलत है व्यवस्था। दीपावली पर धान खरीदी शुरू नहीं होने के चलते किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने दीपावली का उत्साह फीका नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते किसानों को भी नुकसान पहुंचा है। धान खरीदी को लेकर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार का कहना है कि सेवा सहकारी समिति की 89 सोसाइटियों के द्वारा किसानों के धान की खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दी गई है। किसान अपना पंजीयन 10 नवंबर तक करा सकते हैं। पंजीयन के आधार पर धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजनांदगांव जिले के लिए जो पंजीयन का कार्य प्रगति पर है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीनस्थ 89 सेवा सहकारी समितियों के द्वारा पंजीयन का कार्य प्रगति पर है, जो 83% पूर्ण हो चुका है। और आज ही सूचना प्राप्त हुई है कि पंजीयन के कार्य में कुछ एक तकनीकी दिक्कतें आने के कारण इसका तिथि में वृद्धि कर 10 नवंबर तक कर दी गई है। और तहसील मॉडल के माध्यम से समस्त कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए शासन स्तर से अभी गत वर्ष 67 लाख कुंटल की खरीदी की गई थी और इस वर्ष 70 लाख टन खरीदी करने का लक्ष्य अभी हमें प्राप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना है।
और धान खरीदी के संबंध में जो रेडीनेस और उसकी निर्देश दिए गए थे उसका पूर्णतः पालन करने के लिए कार्यवाही जारी है। राज्य शासन द्वारा नवीन सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उसके अंतर्गत उसका क्रियान्वयन होने पर भी 18 नवीन धान खरीदी केंद्र संचालित होने की संभावना है, जिस पर कार्य जारी है। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर उन केंद्रों पर भी प्राथमिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। कब से कब तक खरीदेंगे? खरीदी की तिथि अभी अप्राप्त है और इसका अंतिम तिथि दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अवगत कराया। राजनांदगांव जिले के अधिकांश किसानों ने मौसम के बदलाव व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अपनी धान की उपज काट ली है। वहीं किसान धान विक्रय के लिए पंजीयन भी करा रहे हैं, लेकिन दीपावली पूर्व 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य शासन के द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में किसान सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की गुहार भी लगा रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से लंबित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज तहसीलदार की मौजूदगी में की गई। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 42-43 के मार्ग पर विगत कई वर्षों से यहां निवासरत लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। अतिक्रमण के चलते इस मार्ग से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का आना जाना भी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वार्ड के अन्य क्षेत्र के लोग इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे थे। वहीं इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगभग 4 वर्ष पूर्व अतिक्रमण मुक्त करने आदेश दिया गया था, लेकिन प्रशासनिक अमला इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई नहीं कर पाया था। आज तहसीलदार की मौजूदगी में बसंतपुर क्षेत्र की इस सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री का कहना है कि सड़क पर अतिक्रमण होने की वजह से इमरजेंसी वाहन भी नहीं पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से क्षेत्र का अतिक्रमण हटाना जरूरी था। पार्षद ने कहा कि इस तोड़फोड़ में प्रभावित लोगों की मदद की मांग भी शासन से की जाएगी। नंबर 42 एवं वार्ड नंबर 43 का प्रमुख मार्ग है वो, जहाँ पर आज अतिक्रमण ऐसे मुझे जानकारी मिली है वहाँ हटाया जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व ये कार्य स्वीकृत हुआ था पिछली सरकार में। राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्य रुक रहे थे और आज वर्तमान शासन काल में प्रशासन द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, निश्चित ही वो वार्ड विकास में सहयोगी रहेगा। साथ ही अगर किसी का अहित भी हो रहा होगा वहाँ पे, तो वो पार्षद होने के नाते वो हमारे संज्ञान में ले। हम शासन से उनके हित के लिए मांग भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 42-43 का मुख्य मार्ग, जहाँ आज दमकल और एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी, वहाँ पे शासन और प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की मदद से, सहयोग से आज उस रास्ते में दमकल और एम्बुलेंस जाने के लिए जो मार्ग के लिए अतिक्रमण हटाया गया है, वो विकास के का सहयोगी माना जा सकता है। नगर निगम के तोड़ू दस्ते ने राजीव नगर के इस वार्ड से अतिक्रमण हटाया है। सड़क में दर्जनों घर की बाउंड्री वॉल सड़क के ऊपर तक बना दी गई थी, जिसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। इस दौरान तोड़ू दस्ते को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के 5 पर्वतारोहियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत की 17,500 फीट की ऊंचाई चढ़कर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सैल्यूट किया है। पर्वतारोहियों के नगर आगमन पर रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। पूरी दुनिया जहां वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, वहीं राजनांदगांव जिले के 5 पर्वतारोहियों ने कोरोना की जंग जीती है और हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत की 17,500 फीट ऊंची चढ़ाई फतह कर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया है।
कोरोना महामारी से लड़ने में पूरा देश एकजुट हुआ है। राजनांदगांव जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले नागरिकों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। कोरोना से जंग जीतकर एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। ऐसे ही लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए राजनांदगांव जिले के 5 पर्वतारोही आगे आए हैं और अपने हौसलों की उड़ान भरते हुए 17,500 फीट ऊंची पर्वत की चढ़ाई कर कोरोना की जंग में शामिल कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सैल्यूट किया है और देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। जिले के इन 5 पर्वतारोहियों का नगर आगमन पर रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने पर्वतारोहियों का फूलमाला और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने पर्वतारोहियों के इस हौसले को राजनांदगांव जिले के लिए बड़ी गर्व की बात बताई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में के पहाड़ पे गए थे। करीब 17,500 फीट की ऊंचाइयों पे चढ़ के आ रहे हैं। ये करीब छत्तीसगढ़ के 13 बच्चे गए थे। हमारे यहाँ से राजनांदगांव जिले से 5 बच्चे गए थे। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती कि ये सफलतापूर्वक चढ़ के आया है और एक मिसाल कायम की है। राजनांदगांव के और भी बच्चों को ये प्रेरणा के देते हैं और इनका अनुभव ही आगे और बच्चों को काम आएगा। मैं इनको उज्जवल भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि ये और भी से ऊंचाइयों पर चढ़े और हमारे राजनांदगांव का नाम रोशन करें। हिमाचल प्रदेश के मनाली के सोलांग वैली स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत पर फतह हासिल कर लौटी जिले के ठेकवा गांव निवासी ममता निषाद बेहद उत्साहित है और इसे अच्छा अनुभव बताया है। पर्वतारोहण के दौरान -10 डिग्री सेल्सियस तापमान होने से चढ़ाई में थोड़ी कठिनाई जरूर हुई है। गाँव से हूँ और हम लोग छत्तीसगढ़ से पूरे 13 लोग गए थे और वहाँ नेशनल टीम बनी थी। अलग अलग स्टेट से टोटल 20 लोग थे और यहाँ से हम लोग 9 अक्टूबर को गए थे और वहाँ हम लोग 21 तारीख को 11:08 में हम लोग का सबमिशन हुआ ऊपर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पूरी टीम का और बस बहुत अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ आए फिर से राजनांदगांव में। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल के चलते हम लोग सही सलामत गए और सही सलामत आ गए। किसी को कोई भी सिम्टम्स नहीं और सर्दी तक की नहीं हुई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह पर्वतारोही रोहित झा का कहना है कि इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना था। रोहित झा ने बताया कि इस मिशन में 7 अलग अलग राज्यों के युवा शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 13 पर्वतारोहियों में राजनांदगांव जिले के 5 युवाओं ने हिस्सा लिया और 21 अक्टूबर के दिन 11:08 में माउंट फ्रेंडशिप पर्वत पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। फ्रेंडशिप पिक पे सबमिट किए हैं सर और 17,500 करीब हाइट था, -10 डिग्री टेम्परेचर में। हम नेशनल टीम के थ्रू गए थे। हम टोटल 7 राज्य से थे अलग अलग, जिसमें छत्तीसगढ़ के 13 बंदे थे, जिसमें राजनांदगांव, रायगढ़, जसपुर, इधर अलग अलग ज़िले से हम लोग इकट्ठा होकर सब गए थे और हम पूरी टीम सक्सेसफुल सबमिट हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के 13 पर्वतारोहियों ने अपने मिशन की शुरुआत 9 अक्टूबर से की थी और 21 अक्टूबर की 11:08 पर 17,500 फीट ऊंची पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक की है और देश प्रदेश सहित जिले का मान बढ़ाया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। दीपावली पर्व को आने में अभी कुछ ही दिन शेष है, जिसको लेकर कुंभकार महालक्ष्मी की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जगमग करते दियों के बीच खुशी की सौगात देने वाली दीपावली का पर्व अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इसकी रौनक घर से लेकर बाज़ारों तक चरम पर है। पर्व की खरीदारी के लिए लोग अंतिम रूप देने लगे हैं। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण है गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा। लोग अपने घरों और दुकानों में पूजा करने के लिए मिट्टी अथवा अष्ट धातु से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं। इन दिनों राजनांदगांव शहर के कुंभकार मां लक्ष्मी माता की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कुंभकार मां लक्ष्मी की प्रतिमा को विभिन्न आकार एवं मुद्रा में दिए हुए हैं। इसी तरह प्रतिमा को विभिन्न रंगों में रोगन किया गया है, जिससे माता लक्ष्मी अनुपम छटा लिए हुए है। हाथों में कमल फूल लिए माता बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपावली पर्व के दौरान मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर कुंभकार वर्ष तक अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। प्रतिमा बनाने के लिए कुंभकार परिवार जुटा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी को धन का प्रतीक माना गया है। दीपावली पर्व में लोग सुख समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस बार 14 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर 30 अक्टूबर की सुबह निकाली जाने वाली रैली को पुलिस प्रशासन और समाज के लोगों के बीच हुई बैठक के बाद कोरोना संक्रमण काल का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया है। वहीं 29 तारीख की शाम कार रैली ही
निकाले जाने की अनुमति दी गई है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर 30 अक्टूबर को निकाले जाने वाली रैली को कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित कर दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुस्लिम समाज के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच आज एक बैठक आहूत की गई। पूर्व में आयोजित बैठक में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 30 अक्टूबर को रैली निकाला जाना तय हुआ था, जिसे आज कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है और 29 तारीख की शाम 7 बजे से कार रैली निकालने की अनुमति देकर कार रैली का रूट तय किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हाट बाजार की बदहाली। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद,
और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में बने हाट बाजार प्रशासनिक उदासीनता व देखरेख के अभाव में गुलजार होने से पहले ही उजाड़ होने लगा है। यहाँ मवेशियों का डेरा रहता है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित उन्हें स्वयं के रोजगार से जोड़ने लखोली क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा हाट बाजार का निर्माण कराया गया है। हाट बाजार में विभिन्न पसरों और दुकानों का निर्माण किया गया है, लेकिन इस हाट बाजार के आबाद होने के पहले ही यह वीरान हो चुका है। देखरेख के अभाव में यह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। रात के वक्त यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो वहीं दिन के वक्त मवेशियों का डेरा दिखाई देता है। ऐसे में लाखों रुपए की लागत से बना यह हाट बाजार औचित्यहीन नजर आ रहा है। आलम यह है कि कई महीनों से इस परिसर की सफाई नहीं हुई है। इंटरलॉकिंग के बीच घास उगाए हैं, वहीं यहाँ रोपे गए पौधे भी देखरेख के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हितग्राहियों व आसपास के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। हाट बाजार शुरू होने से यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो वही क्षेत्रवासियों को सब्जियाँ व अन्य सामान की खरीदी में सुविधा भी मिलती, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के उदासीनता के चलते हाट बाजार वीरान पड़ा हुआ है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बोईडी के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बुधवार को जिला कार्यालय पहुंचे और वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के ग्राम बोईडी सहित अन्य ग्रामों के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण वन अधिकार पत्रक की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला में निवास करने वाले आदिवासियों व गैर आदिवासी परिवारों को वर्षों से वन भूमि में काबिज होने के बाद भी वन अधिकार मान्यता पत्र न मिलने से बेदखली का भय सता रहा है। उनका कहना है कि वन भूमि में 2008 से ही काबिज हैं। ग्राम सभा में वन अधिकार पट्टा के लिए अनुमोदन भी हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक वन अधिकार पत्रक से वंचित हैं। विशेषकर वन अधिकार के जो दावे हैं उसको पंचायत स्तर पर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और कलेक्टर का, सरकार का भी बार बार निर्देश होता है कि आप इनको तेज़ी से ये काम को करो, लेकिन पंचायत स्तर का छोटा सा सचिव ही सारे मामले को दबा देता है। साथ में वन विभाग इनको नक्शा खसरा निकाल के नहीं दे सकते। तो ग्राम सभा जब पास कर देती है तो उनका कर्तव्य है कि ग्राम सभा ने कह दिया तो हम क्यों रोक सकते हैं उसको। तो ग्राम सभा का अधिकार है, ग्राम सभा दे रही है तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए से हम एक ज्ञापन देने आए सर। और इसमें क्या है कि 2006 में 8 में ऐसे लोगों को पुलिस केस चलाया गया, कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में जीत भी गए। जीतने के बाद इनके पक्ष में फैसला आ गया, इसके बाद भी उसको अधिकार पत्र नहीं मिलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। इसलिए हम ये ज्ञापन लेकर के आज कलेक्टर साहब को देने यहाँ पर आए। ग्रामीणों ने दावा किया कि मोहला क्षेत्र के ग्राम बोईडी के मूल निवासी व अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं जो वर्षों से वन भूमि पर काबिज हैं।
ग्रामीणों ने वन अधिकार समिति के समक्ष साल भर पहले आवेदन प्रस्तुत किया था। ग्रामीणों के पास जमीन से संबंधित कब्जे के दस्तावेज उपलब्ध न होने से बेदखली का भय सताता रहता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब देखते हैं संकल्प न्यूज़ की खास पेशकश शख्सियत, जिसमें रूबरू होंगे उद्योग जगत के जाने माने सितारे बहादुर अली से। तो प्रस्तुत है शख्सियत। संघर्ष के बाद सफलता कैसे मिलती है, इसका पर्याय है बहादुर अली जी, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने उद्योगपति हैं और इसके अलावा समाज सेवा भी इनका परम कर्तव्य है। आइए इनसे जानते हैं इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर। सर, बताएंगे किस तरीके से आपने बिजनेस इसमें शुरुआत करने की सोची? ये लगभग आज से 40 साल पूर्व एक हम लोग जब व्यवसाय के लिए तैयार हुए, एक हमारी एज थी 24-25 साल की, हमें क्या करना चाहिए। हमने बहुत सर्वे किया कि हमको ऐसा कौन सा बिजनेस सिलेक्शन करना चाहिए जिसका फ्यूचर आने वाले 100-50 साल रहे। तब हमने जो भी एनालिसिस किया उसमें ये रिजल्ट छन गया है कि प्रोटीन एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से आपके बिजनेस हमेशा लंबे समय तक पॉपुलेशन से कनेक्ट था। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी प्रोटीन की डिमांड बढ़ेगी और हमारा भारतवर्ष प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री आज भी था, 40 साल पहले भी था। तो हमने देखा कि वेज और नॉनवेज प्रोटीन कैसे लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, वो हमने अपनी थीम बनाया। उस थीम के बाद हमने अपना पोल्ट्री का प्रोडक्शन चालू किया, जिसको आज आप लोग देख रहे होंगे कि 100 मुर्गी से चालू करने वाला आज यह व्यवसाय करोड़ों मुर्गी का उत्पादन कर रहा है और गांव-गांव तक, शहर तक के प्रोटीन अवेलेबल करवा रहा है। जब हमने महसूस किया कि हमारे देश की 32% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है जो कि नॉनवेज प्रोटीन नहीं लेते, तो हमने उनके लिए सोया प्रोटीन का प्लांट लगाया कि हम दोनों वेज प्रोटीन को भी और नॉनवेज प्रोटीन दोनों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने सोया में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लाए हैं और कुछ अच्छे लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी सोच ये रहती है कि हमेशा सोया प्रोटीन हो चाहे नॉनवेज प्रोटीन हो, ये लोगों को पास जाना चाहिए। उनकी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। डॉक्टरों से हेल्थ के लिए बचने के लिए सबसे अच्छा मौका, जैसे आज कोरोना में भी बोला जाता है कि प्रोटीन डिफिशिएंसी आदमियों को, उनको कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हुआ है और ये लोग महसूस भी किए। इसलिए अचानक आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में हमारे देश में प्रोटीन की डिमांड अचानक बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को ये महसूस हुआ है कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है, जिसको खाने से हमारी लाइफ सुरक्षित रहती है और बॉडी मजबूत होती है और वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है और हर बीमारी से लड़ने के लिए ये एक बेस्ट सपोर्ट करता है। इसको लोगों ने अब समझा और दिनों दिन प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। सर, इसमें ये जो आपने दिया ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो इसको कितने गहराई तक आप एनालिसिस करते हैं और आज भी कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, कौन सी प्रोटीन ज़रूरत है, इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे करते हैं? देखिए, जब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे भारत स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रोटीन एक होता है कि एक ऐसा सोर्स होता है जिसको देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है कि किस क्वालिटी के साथ प्रोसेस किया जाए, कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बनाया जाए। जैसे आईबी ग्रुप की पहली थीम है कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट में ऐसी कोई गलत चीज़ों को ऐड नहीं होने देते, कोई गलत रॉ मटेरियल का सोर्स नहीं, जैसे चिकन में हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते या कोई ऐसा केमिकल नहीं डालते जो कि आदमियों को जाकर नुकसान पहुंचाता है। और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। वैसे ही हमने सोया प्रोटीन में देखे, वैसे ही हमारा ऑयल में भी रहा कि हम कोई भी ऐसी चीज़ को ऐड नहीं करते। एफडीआई के जो नियम होते हैं उसको लागू करते हैं, चाहे हमको कोई गवर्नमेंट बोलती हो चाहे नहीं बोलती हो, चेक होता हो चाहे नहीं होता। हमारे हर प्रोडक्ट, हर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम बनाते हैं और यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी कंपनी के साथ भी अच्छा काम करते हैं, अपने उपभोक्ताओं के भी जीवन को सुरक्षित रखने की हम पूरी कोशिश करते हैं और आज तक बहुत अच्छे कामयाब हैं। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट दिनों दिन अपनी डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं और हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहा है। सर, आपने एबीस एक जाना पहचाना नाम है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में। आप जिस तरीके से उद्योग चलाते हैं, उद्योग के अलावा भी आप सेवा भाव भी है, यही कारण है कि आप इसमें एबीस से जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योगों को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे? देखिए, आईबी ग्रुप अपना विकास तो चाहता ही चाहता है, लेकिन अपने से जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी सोच ऐसी रहती है कि अगर मेरे उद्योग को सप्लाई करने से संबंधित कोई उद्योग स्थापित होकर काम करना चाहता है तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई उद्योग जो हमसे रिलेटेड है, हम उनको आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ हम कंटिन्यूस बिजनेस करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद जो उत्पादन हमको छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है या क्वालिटी नहीं मिलता है तो उसके लिए हम अन्य प्रदेश जाते हैं, लेकिन हमारी प्रमुखता रहती है कि हम छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों को रोजगार दें, स्थानीय उत्पादन लें और हम इसमें 90% तक सक्सेस भी हैं। सर, इसमें उद्योग
खेती इसमें आप खासा ध्यान दे रहे हैं और खेत में किस तरीके से जो किसान हैं यहाँ के समृद्ध हो सकें, उसके बारे में बताएंगे किस तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आईबी ग्रुप का पूरा उद्योग खेती से जुड़ा हुआ है। अगर खेती नहीं है तो आईबी ग्रुप नहीं है, किसान खुश नहीं है तो आईबी ग्रुप खुश नहीं हो सकता। हमने मक्का उत्पादन के लिए, सोयाबीन उत्पादन के लिए लगातार पिछले 20 साल से प्रयास किया है। समय समय पर किसानों को तकनीकी सहायता दी है, फाइनेंस भी किया है, बीज भी बांटा है और हमने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हमने किया कि किसानों से हम मिनिमम समर्थन मूल्य पे हमने उनका मक्का और सोयाबीन भी खरीदी किया। हम हर तरीके से किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे प्रदेश में उत्पादन बढ़े, हमारी प्रदेश की जीडीपी भी इम्प्रूव हो और हमारी कंपनी को रॉ मटेरियल लोकल का मिले और हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल होता है। तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा प्रदेश में किसान आगे बढ़े और हम पूरी करते हैं और सरकार भी हमारी कोशिश के साथ हमारे साथ देती है। कई चीज़ें पहले, आज से मैं देखा 20 साल पहले हमारे प्रदेश में मक्का होता ही नहीं था। आज इतना मक्का होता है कि हमको आज हमारे कम से कम हमें 60-70% मक्का हम अपने खुद का प्रदेश का ला रहे हैं, 30% 40% हम बाहर से मक्का लाते हैं। आज भी हम सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये भी मक्का यहाँ पे हमारे प्रदेश की ज़मीन व जलवायु हमारे मक्के के लिए फेवरेबल है और मैं सोचता हूँ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 100% हमारे छत्तीसगढ़ का ही मक्का हमको लगेगा और हमको बाहर से मक्का नहीं बुलाना पड़ेगा। सोयाबीन में भी पहले हम जब आए थे 25-30 हज़ार टन सोयाबीन का साल का उत्पादन होता था, आज 1.5 लाख टन हो गया, क्योंकि किसानों को अपने लोकल प्लांट होने के बाद उनको अपने उत्पादन की वाजिब प्राइस मिलती है, तुरंत मटेरियल मिलता है, 365 दिन खरीदी रहती है। तो हमारा किसान भी बहुत खुश है और काम किए जा रहा है और हम उनको सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता था छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि यहाँ भी मक्का भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, सोयाबीन भी। ये आप किस तरीके से कर पाए? पहले तो धान के लिए जाना जाता था, कैसे कर पाए? हमारा देश का, हमारा प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है। जब उसको कोई उत्पाद लेने के लिए कोई उद्योग लगाता है तो किसान उसके अनुरूप अपने उत्पादन को बना के तैयार करके देता है। मैं हमेशा अपने प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देता हूं कि आज आईबी ग्रुप की जो सक्सेस स्टोरी वो हमारे प्रदेश के किसानों ने लिखी है। जब हम उनके पास गए, उनको बोले कि हमें मक्का चाहिए तो उन्होंने हमारी बात सुना, समझा, उत्पादन किया। जब सोयाबीन चाहिए बोला तो उन्होंने सोयाबीन सुना, उत्पादन किया। तो मैं तो बोलता हूँ कोई भी उद्योग सक्सेस होने के पीछे किसानों का ही हाथ होता है और हमारा उद्योग तो हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमको किसानों ने ही सहयोग दिया है, जिसके भरोसे हम यहाँ से बैठ के पूरे देश को यहाँ से मक्का सोयाबीन के बने उत्पाद को बेच पा रहे हैं और सप्लाई कर पा रहे हैं। हम किसानों के लिए हमेशा आभारी रहते हैं। छत्तीसगढ़ का जाना माना उद्योग है बीस, खासकर पोल्ट्री फार्म के मामले में बहुत बड़ा उद्योग है। ये चाहते तो अपना कॉरपोरेट ऑफिस महानगर में भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने रखा राजनांदगांव में। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात शर्मा जी, ये बात हमारे पर जब हमने कॉरपोरेट ऑफिस बनाया तो हमें ये बहुत प्रस्ताव है कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो कि कॉरपोरेट ऑफिस आप राजनांदगांव में, वो भी एक इंदामरा गांव में रूरल एरिया में बना रहे हो। कल कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारी से क्या वैल्यू होगी? तो मेरी सोच बड़ी क्लियर थी कि गांव में रह के गांव का विकास करना है, गांव में ही जाके मुझे अपनी ऑफिस खोलना है, गांव के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाना है। और आने वाली पूरी प्लानिंग हमारी स्कूल की भी साथ में यही है कि वहाँ के स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हमारी ही कंपनी में काम करेंगे आफ्टर 12। हमने ऐसी व्यवस्था करके रखे और 2 साल से बाद से हमारे स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे। तो जब तक इन्वायरमेंट हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम सब शहर की ओर भगेंगे तो गाँव का विकास कैसे होगा? मेरी बड़ी स्ट्रांग व्यू है इस मामले में कि हमको गांव में ही रहना है, गांव का ही विकास करना है और गांव में जितनी फैसिलिटी अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उतनी शहर में फैसिलिटी नहीं मिलती हमको। और जितने अच्छा वातावरण, वर्किंग वातावरण, जलवायु का हो गया, पॉल्यूशन का हो गया, जितना गाँव में होता है उतना नहीं शहरों में नहीं होता। आज जैसे आप कोरोना में देख रहे हैं कि कोरोना में क्या हुआ कि आज बड़े बड़े शहर के लोग बोलते हैं कि हमको गांव में रहना चाहिए। और मेरे पास कई लोग बॉम्बे, दिल्ली छोड़ के राजनांदगांव आ रहे हैं कि हमको गांव में इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, इतना अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, फैसिलिटी, तो वाई हम मेट्रो सिटी में जाए। तो झुकाव लोगों का गाँव की ओर बढ़ रहा है और हम उसी के लिए प्रयास किए और हम उसमें सक्सेस होते दिख रहे हैं। उद्योगपति वो उद्योगपति होते हैं जो समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन बहादुर अली समाज सेवा और उद्योग का जो कार्य है दोनों साथ साथ करते। ये कोविड-19 में फ़िलहाल काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से आप कोविड-19 में समाज सेवा कर रहे हैं? देखो,
अपने प्रदेश में देश में हमेशा कई प्रॉब्लम आते हैं और आते रहेंगे, ये दुनिया है। लेकिन हमने इस कोविड-19 को एक महामारी के रूप में महसूस किया, देखा कि ये देश की समस्या, प्रदेश की समस्या, गांव की समस्या है। और हमने महसूस किया कि छोटी मोटी समस्याएं आती रहती, सरकार अपने लेवल में काम कर लेती, स्थानीय लोग कर लेते, लेकिन ये समस्या इतनी महामारी रूप में थी कि अगर हम राजनांदगांव में रहते हैं, नांदगांव के हमने इतना करोड़ों रुपये कमाए हैं, और अगर ऐसे टाइम पर हम कुछ पैसा इस काम में दे दें जो गरीब आदमी जिसको ये प्रॉब्लम है, फैसिलिटी जो हमारे पास इन हाउस है हम क्यों नहीं दे सकते। तो हमने ये सोच किया कि इस महामारी में हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या दे रहा है, कौन क्या मांग रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारी समझा और जिम्मेदारी समझ के जो हमने शासन को सहयोग दे सकते थे, जनता को सहयोग दे सकते थे, जो उसके मरीज थे उनको सहयोग दे सकते थे, चाहे इंजेक्शन से लेके अपनी हॉस्पिटल की सर्विस तक के जो हमको जरूरत पड़ी हमने बिल्कुल दिल खोल के किया। खाना खिलाने से लेकर ट्रांसपोर्टिंग, हमने इसमें कोई बजट नहीं बनाया, कोई लिमिट नहीं बनाया, बस हमारा एक ही मकसद था, इस महामारी से हमारी नांदगांव की जनता जिसको जितना बचाया जा सकता है, कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो आईबी ग्रुप द्वारा होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने आईबी ग्रुप की टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस काम में पूरे इस खतरे की कोविड-19 के दौर में भी हमारे आदमी पूरे रात दिन डटे हुए रहे, काम किए, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हमारे नीचे के पिल्स हो, सब ने जाके भीड़ में काम करके कई पेशेंटों को अपने मुकाम पे पहुंचाया, कईयों की जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश किया। इसी तरीके से हमने इंजेक्शन भी दिया करीब 200 लोगों को, 150 लोगों को, ताकि उनकी भी लाइफ को सुरक्षा हो जाए। बीपीएल के नीचे वालों को जिनके पास पैसे की ज़रूरत है उनको भी हमने इंजेक्शन दिया। इस तरीके से हमने अपने तरफ से जितनी भरपूर कोशिश कर सकते थे किए, और आगे भी हम करने की सोचते हैं। हमें इसमें कोई रिकॉर्ड या बजट नहीं है हमारे पास का। सर, आहार के मामले में मनुष्य को, खासकर छत्तीसगढ़ के निवासियों को कितना विटामिन चाहिए और जितने जो मिनरल्स चाहिए, इसके मामले में आपके साइंटिस्ट लगातार काम करते रहते हैं। तो इसमें आप ऐसा नहीं सोचते कि राज्य शासन के साथ सहयोग करके क्या ज़रूरत है, क्या आहार में क्या चाहिए, इस पर कुछ कार्य योजना किया जाए? देखिए, ये तो आलोक जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक न्यूट्रिशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंट्री, ना हमारे पब्लिक को मालूम है कि हमको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, न ही किसी डॉक्टर को मालूम है। जो प्रॉब्लम आता है सब ट्रीटमेंट में काम लग जाते हैं। हम बोलते हैं न्यूट्रिशन का एजुकेशन से बच्चे से पढ़ाई होना चाहिए कि बच्चों को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना मिनरल खाना चाहिए, कितना विटामिन खाना चाहिए। जैसा आज हम डे 1 से सिखाएंगे, बच्चा बड़ा होकर सीखेगा। आज भी हमारे पास मौका है कि हम स्कूलों में ये कोर्स चालू करें, उनके ब्लड सिस्टम में जाना चाहिए कि हमारी प्रोटीन की डिमांड कितनी। जैसे फॉरेन में आप देख लीजिए, बच्चों को डे 1 से बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको 15 ग्राम प्रोटीन खाना है, इस एज में 20 ग्राम प्रोटीन खाना है। प्रोटीन का सोर्स बताया जाता है, किस प्रोटीन के सोर्स से खाना चाहिए, वेज कितना खाना चाहिए, नॉन वेज कितना चाहिए, फाइबर कितना खाना चाहिए, मिनरल कितना खाना, ये बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे अभी तो हम बड़ों को भी नहीं सिखा पा रहे हैं। तो हमारे देश की जो सबसे बढ़िया अस्पताल, इतने ज़्यादा बीमार होते हैं, पेशेंट अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, सब हमारे पास न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंट्री। न ही कोई एजुकेशन हो रहा है, न किसी का ध्यान है। हम बोलते हैं कि एक आदमी भूखे से मरता है तो पूरे पेपर में मीडिया में छप जाता है कि एक आदमी भूख से मर गया, लेकिन रोज़ लाखों आदमी ज़्यादा खा के मर रहे हैं, इनबैलेंस डाइट खा के मर रहे हैं। इस पर कोई मीडिया भी बात नहीं करता, कोई सरकार भी बात नहीं करती। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय राजनांदगांव इंडिया के लिए है कि हमें जो ज़्यादा खा के मर रहे हैं, इनबैलेंस खा के मर रहे हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा सरकार से जब भी मिलता हूँ तो इसमें मैं बात करता हूँ, और शायद हो सकता है सरकार कोशिश भी करे, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमको हर लेवल पे, और मैं खास करके मीडिया को बोलता हूँ कि इस पर काम करना चाहिए, लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए कि आदमी को कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इससे क्या नुकसान होते हैं। सब बीमारी हमारी द्वारा ही बनाई हुई है, और उस बीमारी का हम लोग इलाज करके पैसा खर्चा करते हैं। सर, आप अपने उद्योग में नई नई टेक्नोलॉजी लाके जिसमें जितना ज़्यादा सुविधा मिल सके, जितना उसमें फ़ायदा मिल सके, ये प्रयोग करते रहते हैं। इसके बारे में बताएंगे? आप पूरे विदेशों में घूमते हैं, पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में करते हैं, उसको नए नए जो आविष्कार है उसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैंने आज से 20 साल पहले मैं जब भी बाहर जाता हूँ गया था, तो मुझे एक बार सिखाया गया था कि अगर आपको ग्रोथ लाना है तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी की ग्रोथ नहीं हो सकती, और न ही टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो सकती, न ही प्रॉफिट हो सकती है। हमने उस मंत्र को पकड़ लिया, और मंत्र पकड़ के हमने जितना भी काम किए सब में हमने टेक्नोलॉजी को लाया है। हमें तकलीफ हुई, कुछ बजट ज़्यादा होते थे, एक्सपेंसिव हुए, लेकिन उसने धीरे धीरे हमारी कंपनी की प्रॉफिटिविटी इतनी अच्छी कर दी है कि हम आज कहीं भी नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक पाते हैं। हम एक राजनांदगांव में बैठ के यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ते को मार्केट को डिक्टेट करने लग गए। तो सिर्फ वजह हमारी टेक्नोलॉजी है और हमारी लोकेशन।
ये दोनों चीज़ का फ़ायदा हमको ये मिल रहा है कि आज हम पूरे इंडिया को यहाँ से पोल्ट्री फीड सप्लाई करते हैं, फिश फीड सप्लाई करते हैं, पेट फूड सप्लाई करते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी ऐसी कि टेक्नोलॉजी कहीं है ही नहीं इंडिया में हमारे सिवा, और नहीं कोई इस पर सोच रहा है। तो हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण ही IBE ग्रुप बहुत आगे बढ़ा है। सर आपसे जिस तरीके से बात किया जाता है तो आप में एक सीखने के लिए अलग, आज भी वो किसी स्टूडेंट की तरह ही सीखने के लिए अलग दिखाई देती है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये किससे फ़ायदे क्या होते हैं? देखना, ये वाय तो हमेशा होना चाहिए कि हर चीज़ में वाय नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सीखने का क्रम ऐसा है कि आप जब कोई भी क्रम में सीखने का जिस दिन रोक दी उस दिन आप ख़त्म हो गए। तो IBE ग्रुप खुद भी सीखने के लिए ललायत रहती है, अपनी पूरी टीम को ये क्वेश्चन देता है कि तुम बताइए क्या सीखे हो। हमारे यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि तुम लास्ट ईयर में क्या सीख के कंपनी को डिलीवरी कर रहे हो। जो काम बताया गया वो तो कर ही रहे हो आप, उसको कीजिए, लेकिन सीखा हुआ क्या है, मुझे नहीं, मेरे को अपग्रेडेशन क्या चाहिए। हमारी पूरी टीम हर साल उसको 5 पॉइंट देना ही पड़ता है, 5 पॉइंट बताना ही पड़ता है कि तुमने क्या सीखा और कैसे कंपनी का फ़ायदा बढ़ सकता है, कैसे एफिशिएंसी आदमी की बढ़ सकती है, कैसे हमारा मार्केट सेल इंक्रीज़ हो सकता है। चाहे देश के नॉलेज हो चाहे विदेश के नॉलेज, हमारे सब टच में रहते हैं आदमी, और बाकायदा हमारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर रहते हैं जो क्या वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमको आके इन्फॉर्मेशन करते हैं। और हम चूँकि चाइना हमसे 25-30 साल आगे, आज की तारीख में 50 साल, लगभग 25 से 50 साल आगे है, तो चाइना में जो 50 साल पहले हो रहा है तो वो आज हमारे पास हो रहा है। तो हम उसको एक बेस बनाते हैं कि चाइना में जो 50 साल पहले हो रहा था हम उतना पीछे हैं उससे। तो वही सिचुएशन हमारे इंडिया में हो रही है, लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हमको वहाँ से भी सीखने मिलता है, कुछ यूरोप से सीखने मिलता है, कुछ अमेरिका से सीखने मिलता है, और हम उसमें लगे हुए कंटिन्यूस। सर पूरा विदेशों में लगातार घूमते रहते हैं, सतत ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और क्रियाशील रहते हैं, तो आप इसमें तनाव रहित कैसे रहते हैं? आप इस तरीके से फ्रेश कैसे दिखते हैं? तो इसका दर्शकों को बताएं कारण। सीखने में तनाव कभी महसूस नहीं होता मुझे, और मैं हमेशा महसूस किया हूँ कि सीखने में ही ज़्यादा एनर्जी आती है। सिर्फ आपका एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए, आपको देखिए एनर्जी ही एनर्जी मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी सीखने के लिए ललायत रहे और उसमें सीखने में एनर्जी मिलती है। और मैं नहीं सोचता कि इसको ये रुकने का क्रम है या थकने की कोई चीज़ इसके अंदर है, ये सीखने की चीज़ है। सर हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उद्योग पर या आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से सोच रखना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे करने के लिए अपॉर्चुनिटी, चांस, मौके ही मौके हैं। बस करने का तरीका आपको बनाना है, रोड मैप आपको बनाना है। कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं जिसमें आपको प्रॉफिट या रोज़गार नहीं मिलता हो। सिर्फ करने का तरीका, सोच पहले आप बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सोच को बार बार बदलिए मत। जितनी सोच को बदलोगे उतनी आपकी ज़िंदगी में अस्थिरता आएगी। जो करना है वो कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, फोकस काम कीजिए, अपने गोल को देखिए। मैं जनरली देखा आज की यंग जनरेशन रोज़ अपने विचार बदलती रहती, किसी से मिलती है, जो बोलता है वो अच्छा लगता है। सपनों में मत बिकिए, हकीकत के पास जाइए। हकीकत के लिए आपको 5 साल 10 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं उसके जैसा लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं या उसके जैसा टॉप अधिकारी बन जाऊं, नहीं बन सकते। बिल्कुल आपको हर जगह मुकाम पे पहुंचने के लिए 5, 10 साल, 15 साल का एक स्ट्रांग वर्क होगा। थ्योरी आपको नॉलेज बढ़ा सकती, प्रैक्टिकल ही आपको आगे बढ़ा सकती है। कोई भी थ्योरी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। बुक में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा रहता, एक्सपीरियंस से बुक में लिखा जाती है। ये हमेशा हर स्टूडेंट को ख्याल रखना चाहिए कि थ्योरी से एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से ही बुक लिखी जाती है। तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और जितने भी आपके 20 साल 21 साल के से आपको एक्सपीरियंस वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए अप टू जब तक कि आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचो जो आपका टारगेट हो। टारगेट 20 साल में हो जाना चाहिए आपका कि आपको क्या करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि हर युवा आगे बढ़े, टारगेट के साथ, फोकस के साथ, मैं हर युवा को शुभकामनाएं देता हूँ, आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। ये थे हमारे देश के मशहूर उद्योगपति बहादुर अली, जो अपने व्यक्तित्व के हर पहलुओं से आपको समझा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे सफल हो जाए। नमस्कार। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।